हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ठोस में द्रव की विलेयता पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस में द्रव की विलेयता के पूरे कंप्लीट थ्योरी को। जितना भी थ्योरी में था, जितना हमको बताना था आपको, उतना मैंने आपको बता दिया है। अब उस सारी थ्योरी का हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट जो होंगे वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम अब सारे कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है ठोस में द्रव की विलेयता के बारे में, उन सभी कॉन्सेप्ट को आज पूरी तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड के पैटर्न पे बनाया गया है। यानी बिहार बोर्ड में जैसे सवाल आते हैं, उसी सवालों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने की प्रयास करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता पर सामान्यतः मतलब ये कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पे ठोस में द्रव की जो विलेयता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बताना है। ठोस में द्रव की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम कलम को चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, हमने कलम ले लिया ये वाला। अब देखिए, आप लोग बनाइए इसको। हमने आपको बताया था, देखिए ऑप्शन है आपके पास, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था कि ताप का प्रभाव, ठोस में द्रव की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने पढ़ा था आपको। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाके शुरू से देखें, तब जाके इस ऑब्जेक्टिव पे आए। अगर आपने पहले ही इस वाले वीडियो लेक्चर को अगर क्लिक कर दिया है तो इसके पहले जो वीडियो है ठोस में द्रव की विलेयता, जिसमें हमने पूरे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में समझाया है, उस वाले टॉपिक को आप एक बार जाके जरूर पढ़ लें, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट में पूरी धार पकड़ ले, ठीक है ना। तो हमने आपको पढ़ा था ठोस में द्रव की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने आपको कारकों के बारे में बताया था कि कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं जो किसी भी ठोस को द्रव में घोलने के लिए या उसकी विलेयता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे पहले कारकों में हमने आपको बताया था कि सबसे पहला जो कारक होगा वो है विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय एवं विलायक की प्रकृति, यह हमारा पहला कारक था। यानी अगर आपसे कारक के बारे में पूछा जाए कौन कौन कारक जिम्मेदार होते हैं, तो ये होगा विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा जो कारक था, दूसरा कारक, नंबर 2 कारक का नाम है, उसका नाम है, आप लोग को याद रखेंगे, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ये हमारा दूसरा कारक था। और तीसरा कारक था दाब का प्रभाव। तो हम लोगों ने जो दूसरा कारक पढ़ा था ताप का प्रभाव, उसमें हमने आपको बताया था कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप का प्रभाव हमने बताया था आपको 2 तरीकों से बांट के। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इस सवाल को बहुत ही जल्दी बना देंगे। तो हमने बताया था वहाँ पे कि अगर ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ठोस में द्रव की विलेयता बढ़ती है, इसका मतलब सीधा है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो अभिक्रिया है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर कोई भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जैसे ही हम ताप को बढ़ाते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया था NaNO3 एग्जाम्पल में बताया था, एक हमने बताया था NaCl नमक, एक हमने आपको बताया था NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एक हमने आपको बताया था KNO3। ये जितने भी हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स में होता क्या है, जब भी हम इसको जल में मिलाते हैं, ये ठोस है, ये जितने भी ठोस को हम अगर जल में मिलाएंगे तो ये क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विलेयता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि ये सभी के सभी जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। लेकिन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी हमने आपको पढ़ाया था। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जैसे ही आप ताप को बढ़ाते हो तो इसकी विलेयता जो होती है वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। आप उस वीडियो को जाके देखिए। 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, CaO और CaCO3।
ठीक है, तो एग्जाम्पल से भी आपके सवाल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे ये पूछा है सामान्यतः, ये तो जो हमने बताया आपको कि विलेयता घटती है, वो सामान्यतः नहीं है, माने जनरली हमेशा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। हम हमेशा मान के चलते हैं कि उसमें शोषी अभिक्रिया ही होता है, क्योंकि अगर कोई ठोस द्रव में घुल रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर ये मान लेते हैं हमारा द्रव है, द्रव की बात करें हम, अगर हम द्रव की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी द्रव की बात करते हैं, ये द्रव है हमारा, ठीक है ना, और द्रव की बात कर रहे हैं, तो द्रव में अगर मान लीजिए हमने घोल दिया है, द्रव में हमने घोला है किसी भी ठोस को, जैसे NaCl को घोल दिया, ठीक है ना, तो NaCl को जैसे ही हमने घोल दिया, जैसे हम किसी भी द्रव में अगर NaCl को घोल रहे हैं, किसी ठोस को घोल रहे हैं, तो अगर ये NaCl इसमें घुल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इसमें जो इसकी एनर्जी है, जो आयंस की जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो आयंस की एनर्जी जो तोड़ने की क्षमता है वो ज़्यादा है, और ठोस की जो अंदर की जो एनर्जी है वो कम है ना। तो कम होगा तो क्या होगा, ठोस पानी जो होगा अपने आप में उस ठोस को घुला लेगा, ठीक है ना, इसीलिए ऐसा होता है। बात समझ में आ रहा है। तो बस आपको सामान्यतः ये क्या होता है, बढ़ती है। सामान्यतः की बात करें तो क्या हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अभी हमने आपको बताया विलेय की प्रकृति भी होती है, विलायक की प्रकृति भी होती है, और तापमान भी होती है, लेकिन दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक संतृप्त विलयन वह है जिसमें और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, विलेय और विलायक का अनुपात बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपको बताना है, क्या होगा इसका। देखिए, हमने आपको पढ़ाया था कि संतृप्त विलयन वैसा विलयन होता है जिसमें आप और अधिक विलेय नहीं घोल सकते हो, यानी विलेय की जो मात्रा होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, इसमें मैक्सिमम होती है। तो वैसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि समान समान को घुलता है, लाइक डिजोल्व लाइक का क्या अर्थ है। ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, अध्रुवीय विलेय अध्रुवीय विलायक में घुलेंगे, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपको बताना है। देखिए, समान समान को घुलता है मतलब जो ध्रुवीय विलेय होगा, जो ध्रुवीय विलेय होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, और जो अध्रुवीय विलेय होगा वो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ठोस को द्रव में घोलने की प्रक्रिया उष्मा शोषी है, देखिए उष्मा शोषी है, एंडोथर्मिक है, तो तापमान बढ़ाने पे क्या होगा, अगर ये रिएक्शन उष्मा शोषी है तो जैसे ही आप ताप को बढ़ाओगे तो ठोस में द्रव की जो विलेयता होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब ये अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि घोलने की प्रक्रिया उष्मा छेपी है, यानी एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है, अगर एक्सोथर्मिक है तो तापमान बढ़ाने पे विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताना है, बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, है बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो अगर आपने इसका सही जवाब नहीं बताया तो बहुत ही आपको शर्मिंदा होना चाहिए, ठीक है। उष्मा छेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो विलेयता क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, विलेयता बढ़ जाती है, कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता, या विलेयता घट जाती है। तो सही जवाब आपको बताना है इसका। देखिए, ठोस की द्रव में विलेयता का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने आपको ये अपने वीडियो में बताया था, आप जाके उसको देखिए। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय विलायक है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, ध्रुवीय विलायक पूछा है, यानी वैसा विलायक क्या होता है जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और जो किसी चीज को अपने में घुलाता है, घुलता है, घुलवाता है, सीधा सा बात यही है, यानी जिसमें किसी पदार्थ को हम घोलते हैं। तो देखिए, जल की बात करें तो इसको हम यूनिवर्सल
पोलर सॉल्वेंट कहते हैं, यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट, सार्वत्रिक ध्रुवीय विलायक। बताए थे आपका हमने आपको अपने वीडियो में समझाया था कि जो जल की संरचना होती है वो ऐसे होती है, ये वाला है ना, यहाँ पे क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ होता है डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ होता है डेल्टा डबल नेगेटिव। तो जब भी इस तरह का कोई अगर आंशिक धनावेश और ऋणावेश हो, ऊपर से इसके पर लोन पेयर भी है, तो ऐसे विलायक को हम कहते हैं ध्रुवीय विलायक। तो ये हमारा सी जो हो जाएगा जल, ये क्या हो जाएगा ध्रुवीय विलायक। अगर बेंजीन की बात करें और कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें तो ये अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किसमें नेप्थलीन किसमें विलय है, नेप्थलीन किसमें विलय है। तो नेप्थलीन किसमें विलय है, तो देखिए नेप्थलीन की बात करें तो ये अध्रुवीय है, क्या है ये अध्रुवीय है, अध्रुवीय विलय है। अध्रुवीय अगर विलय है इसका मतलब जल तो ध्रुवीय है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ बेंजीन हो सकता है, बेंजीन बताया था हमने, बेंजीन, CCl4 और ईथर, 3 चीजें हमने आपको बताया था। आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें, तभी आप इस सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बेंजीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड विलयन कैसा होता है। तो सुपर सैचुरेटेड विलयन कैसा होता है, तो ये अस्थाई होता है। क्या होता है, ये अस्थाई होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया यहाँ पे कि अति संतृप्त यानी सुपर सैचुरेटेड विलयन कैसा होता है, तो ये अस्थाई होता है। इसका जवाब है अस्थाई, अस्थाई। अब देखिए हम आपको समझाते हैं ऐसा होता क्यों है। क्योंकि देखिए अति संतृप्त विलयन, जैसे अगर हम संतृप्त विलयन को बनाएंगे तो हम इसमें क्या करते हैं कि विलयता की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक रखते हैं, सबसे अधिक। यानी संतृप्त विलयन की बात किया जाए, संतृप्त विलयन की अगर हम बात करें तो संतृप्त विलयन में क्या होता है, वैसा विलयन जिसमें और अधिक विलय नहीं घोला जा सके। तो यहाँ पे हम जितना भी विलय रख रहे हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी बहुत ही मैक्सिमम है। अब वो मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम जब है वहां पे विलय, तो अगर उसमें हम और घोलना चाह रहे, मान के चलिए इसमें मैक्सिमम 100 ग्राम घुल सकता है, तो हमने क्या किया कि इसमें 200 ग्राम घोल दिया। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मान के चलिए ये हमने बनाया संतृप्त विलयन, ठीक है, संतृप्त विलयन, और इसकी क्षमता है 100 ग्राम घोलने की। अपने अंदर कितना घोल सकती है, 100 ग्राम, और मान के चलिए हमने इसमें घोल दिया 200 ग्राम। तो ये जो है अपनी क्षमता से अधिक यहाँ पे घोल दिया गया है। और इसको हम कब घोल सकते हैं, जब हम तापमान क्या कर दें, एक बढ़ा के और फिक्स कर दें। बढ़ा के क्या कर दें, फिक्स कर दें। जैसे ही तापमान को बढ़ा के फिक्स करेंगे तब जाके क्या होगा कि ये वाला हम स्थिति यानी सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त विलयन वाला स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही आपने तापमान को फिक्स किया है, जैसे ही तापमान घटना शुरू होगा, तब क्या होगा कि ये वाला जो विलयन होगा वो तुरंत ही क्या कर जाएगा, संतृप्त विलयन में बदल जाएगा, है ना। और भी उसको छोड़ दिया जाएगा तो तुरंत वो अपने सामान्य स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है, ये तापमान जो हम, ये जो अति संतृप्त विलयन है, ये एक निश्चित तापमान पे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस निश्चित तापमान से कम तापमान हुआ तो ये वाला विलयन अति संतृप्त नहीं रह पाएगा। सीधा सा इसको सिंपल एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी रूम में 40 बच्चों की क्षमता है बैठने की, लेकिन हमने उसमें 60 बच्चे बैठा दिए, 60। तो अगर 40 बच्चे में 60 बच्चे को बैठा दिया है तो क्या यहाँ पे वो लोग एकदम अस्थायी रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि वो जैसे ही थोड़ा सा अगर कोई भी बच्चा इधर उधर किया तो ये सभी बच्चे ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, है ना, या बाहर आने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए किसी को छींक आ गया, तो अगर किसी ने छींका तो ये सारे बच्चे तुरंत वहां से क्लास से बाहर आने की कोशिश करेंगे। यानी ये लोग जो है 60 जो बच्चों को हमने क्लास में बंद करने की कोशिश किया है, क्या ये अस्थायी है? नहीं है, क्योंकि ये अस्थायी है, क्योंकि अनकंफर्टेबली कोई बैठना नहीं चाहेगा। तो वही बात होता है विलयन पे भी। तो अगर कोई विलयन को हमने संतृप्त बना दिया है
और उसको हम अति संतृप्त बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी क्षमता से अधिक हम उसमें विलय को घोल रहे हैं। तो ये जो प्राप्त होगा एक निश्चित तापमान पे प्राप्त होगा, और वो जो तापमान होगा जैसे ही निश्चित तापमान से कम होगा तापमान, तो ये वाला विलयन तुरंत अपने जो अति संतृप्त वाली अवस्था को छोड़ के संतृप्त में आएगा और उसके बाद और भी कम होने लगेगा। तो इस तरह हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण क्या है? क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? विलय के कण विलयन से अलग हो जाते हैं, विलय पूरी तरह घुल जाता है, विलायक वाष्पित हो जाता है, तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है, विलय के कण विलयन से अलग हो जाते हैं। क्रिस्टलीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए हमने पानी में नमक को घोल दिया, ठीक है ना, यहाँ पे पानी अब प्लस नमक घोला गया है, ठीक है। तो पानी और नमक को घोला है, लेकिन हमने क्या किया कि हम इस पानी घुले हुए नमक में पानी को हम नमक के कण को अलग करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही नमक यानी ठोस पदार्थ या नमक के कण को आप अलग करना चाह रहे हो, तो इसी को कहते हैं क्रिस्टलीकरण। तो विलय के कण यानी जो भी ठोस पदार्थ होगा या ठोस कण होगा वो विलयन से अलग हो जाए अगर, तो इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। कुछ ऐसे भी शब्द होंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ला सातेलिया यानी ली चैटेरियस का प्रिंसिपल विलेयता के किस कारक को समझाने में मदद करता है? तो देखिए भाई, ये जो ला चैटेरियस वाला प्रिंसिपल है, ये समझाता है हमको ताप को, है ना। हमने आपको बताया था अगर ये ऊष्मा छेपी हो जाएगा और दूसरा ये ऊष्मा शोषी हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। अगर ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है तो अगर ताप को बढ़ाओगे आप तो इसकी विलेयता जो होगी, विलेयता घट जाएगी। लेकिन अगर ऊष्मा शोषी में ताप को बढ़ाओगे तो इसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये ताप को समझाने में मदद करता है, क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो जो भी साम्य अवस्था मिली है या इक्विलिब्रियम फेज आपको मिला है, उसमें होगा क्या कि ताप बढ़ाएंगे तो जो पहले से घुला हुआ पदार्थ है वो अब घुलना बंद कर देगा और वो पीछे की तरफ अपनी अभिक्रिया को शिफ्ट कर लेता है। हमने बहुत अच्छे से इस वीडियो में आपको समझाया था, हमारे वाली वीडियो में आप जाके जरूर देख ले, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, क्लास 12th केमिस्ट्री प्लेलिस्ट बाय मैथ फिलामेंट। आप उसमें जाइए और सारी वीडियो को एक बार जरूर वॉच करें, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। तो अगर इसकी बात किया जाए कि ला सातेलिया या ली चैटेरियस का सिद्धांत विलेयता के किस कारक को समझाने में मदद करता है, तो आंसर हो जाएगा तापमान, टेम्परेचर को समझाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 13, शक्कर का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो शक्कर का पानी में घुलना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार अगर शक्कर घुल गया पानी में तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं, ये गलत, ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। शक्कर का पानी में घुलना है किस प्रकार का परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। तो शक्कर का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई विलयन कोई बर्तन है, यहाँ देखिएगा, मान के चलिए एक बर्तन हमने लिया, ठीक है, एक बर्तन में हमने घोला है पानी प्लस चीनी, ठीक है। तो ये अभी ये घुल गया और ये आपका बन गया विलयन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वाष्पित कर दें, जैसे अगर पानी को हम वाष्प बना के हटा दें, तो क्या हम पुनः चीनी को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप पानी को वाष्पित कर दोगे, उसको भाप बना के उड़ा दोगे, तो हमारा जो चीनी होगा वो मूल रूप से मूल चीनी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कुछ हुआ नहीं था, हुआ ये था कि हमारे जो चीनी के कण थे वो घुल गए थे किसमें? वो विलीन हो गए थे किसमें? तो पानी के कणों के साथ। लेकिन हमारा जो मूल चीनी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसीलिए हमारा जो ये आंसर हो जाएगा वो शक्कर का पानी में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। विलयन यानी विलयन की दर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, अगर किसी को घोलना है ठोस में द्रव को, तो हिला देंगे तो भी घुलेगा वो, उसको अगर पीस देंगे तो भी घुल जाएगा। अगर तापमान बढ़ा देंगे तो हम जानते हैं तापमान बढ़ाने पर ठोस में द्रव की विलेयता भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला सवाल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स अंतराणविक बल विलेयता को में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं।
मुख्य भूमिका निभाते हैं, सिर्फ गैसों के लिए होते हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए अंतराणवीय बल की बात करें हम, तो अंतराणविक बल का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को विलेयता में ये बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं समझिएगा ध्यान से। होता यह है कि अगर किसी भी दो चीजों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को हम कहते हैं अंतराणविक बल। तो अगर किसी ठोस को अगर हमको घोलना है द्रव में, तो हम इसका जो अंतराणविक बल होगा उसको कम रहना पड़ेगा। अगर ये कम नहीं रहेगा तो ये ठोस घुलेगा नहीं, क्योंकि हमको ठोस में क्या होता है कि इसके कण पास पास होते हैं। पास पास होने का मतलब है कि इसका अंतराणविक बल जो होता है वो ज्यादा होता है। तो अगर उसको हम द्रव में घोलना चाहते हैं तो अंतराणविक बल को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पानी से एक एनर्जी लगती है, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ जो बल, ये जो अंतराणविक बल ठोसों के बीच जो अंतराणविक बल को तेज किया है उसका नाम है लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पे जब हाइड्रेशन एनर्जी यानी जल वाला जो एनर्जी है जो तोड़ना चाह रहा है ठोस को, वो ज्यादा हो जाएगा तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी पानी के द्वारा, देखिए हाइड्रेशन पानी वाला एनर्जी, पानी के अणुओं के बीच की एनर्जी है ना, ये अगर ज्यादा हो गई। दूसरा एक हो गया आपका लैटिस एनर्जी, ये ठोस के बीच वाला एनर्जी है, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी मान लीजिए अगर ये ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला बल है और ये हाइड्रेशन एनर्जी है, तो जब भी जल के अणु जब टूटते हैं तो ये अपने साथ ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान के चलिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गया, यानी जल के अणुओं के द्वारा जो टूटने के बाद लगने वाला जो ऊर्जा है वो ठोस के अणुओं से ज्यादा है, तब पानी आसानी से घुल जाएगा। इसका मतलब पानी में आसानी से घुल जाएगा, यानी विलेयता उसकी क्या होगी, ज्यादा। तो सीधा सा बात है कि अंतराणविक बल क्या करते हैं, मुख्य भूमिका निभाते हैं, ठीक है। देखिए यहां से यही चीज हमने आपको समझ, जलयोजन ऊर्जा, सोडियम क्लोराइड जल में विलय है क्योंकि यह अध्रुवीय है। गलत जवाब है, ये ध्रुवीय है। इसकी जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी, चालक एनर्जी, इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी, ठीक है। इसकी चालक एनर्जी बहुत उच्च से होती है, यह द्रव है। अब इस चीज को हम बहुत अच्छा से आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NaCl की बात करें हम, तो NaCl प्लस माइनस यानी इस पर ये ध्रुवीय है, ठीक है। और ध्रुवीय विलायक होता है या विलय होता है, वो ध्रुवीय विलय और विलायक आपस में घुल जाते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, हम जानते हैं कि ये जल क्या है, ध्रुवीय विलायक है। और ये वाला जल क्या है, ध्रुवीय विलायक, और ये है ध्रुवीय विलय, ठीक है। तो ये दोनों आपस में घुलेंगे। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन होता तो हम मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दिया नहीं है। तो आप समझिएगा ध्यान से, जल योजन ऊर्जा मतलब अगर जल के जो अणु है वो आपस में ऊर्जा लगा रहे हैं, आपस में ऊर्जा, जब ये टूटते हैं ना तो ये यहाँ से एक ऊर्जा निकलती है, उसको कहते हैं जल योजन ऊर्जा। और जालक ऊर्जा का मतलब क्या होता है, लैटिस एनर्जी। ये लगता है ठोस के अणुओं के बीच लगने वाली ऊर्जा, ठीक है। अब यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमने जो आपको बता रहे थे जालक ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, ये क्या होता है, यह वह ऊर्जा है जो ठोस के आयनों को एक साथ मजबूती से पकड़ कर रखती है। यानी ठोस का जो आयन है, जैसे मान के चलिए NaCl हो गया, तो इसके आयनों को मजबूती से पकड़ कर रखेगी। इसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जालक एनर्जी आप समझ गए, जालक ऊर्जा। दूसरा जो ऊर्जा है इसको हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा, जिसको हाइड्रेशन एनर्जी हम कह रहे थे। जब ठोस के आयनों और पानी के अणुओं के साथ जुड़ते हैं, जब भी कोई ठोस हो गया वो पानी के अणु के साथ अगर जुड़ेगा तो ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, है ना, जिसको हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने दो बातें लिखा है, यही दो बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलिए जल योजन ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और एक है लैटिस एनर्जी, अगर ये जल योजन ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब पदार्थ आसानी से घुलेगा, पदार्थ आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्योंकि पानी से निकलने वाली ऊर्जा ठोस पदार्थ को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि जो पानी से निकलेगी जो ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो गया, और ये जो ऊर्जा है ये पदार्थ को तोड़ने के लिए बहुत ही पर्याप्त होती है। अगर मान के चलिए, बस आपको इतना याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है यानी जल योजन ऊर्जा ज्यादा है, और जालक ऊर्जा कम है, तो पदार्थ आसानी से घुल जाएगा। लेकिन जल योजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा में अगर ये कहा जाए कि
जालक ऊर्जा ज्यादा है। जालक ऊर्जा ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि ठोस के जो आयन है वो बहुत अपने आप को बहुत मजबूती से पकड़ के रखे हैं। तो पानी से निकलने वाली ऊर्जा इतनी भी नहीं होती है कि ठोस के मजबूत जालक को आसानी से तोड़ सके। तो इस तरह के जो पदार्थ होंगे वो ठोस जो होंगे वो अविलय होंगे। यानी कहने का मतलब सीधा सा बात ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी और एक हो गया लैटिस एनर्जी, अगर ये ज्यादा है तो ठोस विलय होंगे। ठोस कैसे होंगे? विलय। लेकिन अगर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी यानी जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा, अगर जालक ऊर्जा ज्यादा है तो ये ठोस अविलय होंगे, यानी ये घुलनशील नहीं होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो 16 नंबर सवाल का जवाब आपको समझ में आ गया। जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगा, यानी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा और उसके बाद से लैटिस एनर्जी कम। तो इसका मतलब ये वाला जल वाला ऊर्जा ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? जल के अणुओं के साथ जल के अणु और NaCl के अणु आपस में क्या हो जाएंगे? पकड़ लेंगे एक दूसरे को। तो एक दूसरे से जब पकड़ मजबूती ज्यादा हो जाएगी, यानी जल के अणुओं के जो आयंस होंगे और ये जो ठोस के अणुओं के आयंस एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है और जालक ऊर्जा कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड आसानी से विलय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ठोस जल में अविलय है? कौन सा ठोस? तो अब चीनी तो विलय होता है, चीनी होता है, नमक भी होता है, अविलय पूछ रहा है। एंथ्रासीन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ जो एंथ्रासीन है ये आपका अध्रुवीय विलय है। अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलय हमने आपको बताया था। और ये वाला है आपका विलय, क्या है? विलय है, लेकिन विलायक है, विलायक, लेकिन कैसा विलायक है? ध्रुवीय विलायक। और ध्रुवीय और अध्रुवीय आपस में कभी भी घुलेंगे नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही जवाब है। सवाल नंबर 18, गतिशील साम्य अवस्था कब स्थापित होती है? तो गतिशील साम्य अवस्था संतृप्त विलयन में स्थापित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। तो आइए गतिशील साम्य अवस्था डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझ लेते हैं। ये होता क्या है? तो वह अवस्था जहां दो विपरीत प्रक्रिया एक ही गति से होती है, जिससे बाहर से देखने पर कोई बदलाव महसूस नहीं होता है। जैसे देखिएगा, संतृप्त विलयन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो प्रक्रिया होती है। एक प्रक्रिया विलयन के अंदर एक साथ दो काम हो रहे हैं, कौन कौन? तो एक ये प्रक्रिया हो रही है कि विलयन हो रहा है, मतलब जो ठोस है वो ठोस जो विलय है वो घुल रहा है विलायक में। यानी कहने का मतलब यह है कि जो चीनी है, चीनी क्या होगा? घुलेगा पानी में, पानी में घुलेगा। इसको हम कहते हैं क्या? ठोस का घुलना, विलय कहते हैं, विलयन कहते हैं। लेकिन ये भी होगा कि घुले हुए विलय के कणों को वापस टकराकर ठोस बन जाना। अगर मान लीजिए कोई चीनी है घुल गया है, तो वो वापस क्या करेगा? वो ठोस भी बनेगा। घुला हुआ जो ठोस है वो द्रव भी बनेगा, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण। तो ये दोनों प्रक्रिया कब होती है? दोनों प्रक्रिया होती है आपका संतृप्त विलयन में, ठीक है ना। और एक और बात याद रखिएगा कि जो ये घुलने की दर है और क्रिस्टल बनने की जो दर है, दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि जो पदार्थ घुलेगा, जैसे मान लीजिए ये चीनी घुल गया है तो द्रव बन गया, अब ये द्रव वाला फिर से चीनी बनेगा, तो ये चीनी और द्रव ये दोनों साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, है ना। जितने कण घुल रहे हैं उतने ही कण वापस ठोस बन रहे हैं, तो विलयन की सांद्रता क्या रहेगी? एकदम स्थिर बनी रहेगी, है ना। जितना अधिक विलय घोलना था उतना विलय घोल देते हैं, तो उसी को कहते हैं संतृप्त विलयन। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा इस बात को कि गतिशील साम्य अवस्था कब स्थापित होती है? संतृप्त विलयन में, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टलीकरण की दर और विलयीकरण की दर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। विलयता की इकाई क्या हो सकती है? ग्राम प्रति लीटर हो सकता है, मोल प्रति लीटर, प्रतिशत भार, ये सब विलयता की क्या मात्रा हो सकती है? तो उपयुक्त डी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। तापमान बढ़ाने पर Na2SO4 10H2 की विलयता क्या होती है? तो याद रखिएगा, पहले बढ़ती है या फिर घटती है। ये आपका ग्लोबल सॉल्ट है। क्या है ये? ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट
इसकी बातें याद रखिएगा कि इसमें क्या होती है, विलेयता पहले बढ़ेगी या फिर घटेगी, याद रखना है इसको आपको। विलेय की वह मात्रा जो निश्चित तापमान पे 100 ग्राम विलायक में घुल सके, तो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसको कहते हैं विलेयता। क्या कहते हैं? विलायक। अगर 100 ग्राम विलायक में कोई विलेय घुलती है जितना ग्राम में मात्रा, उसको कहते हैं विलायक विलेयता। अगर 1 लीटर पानी में जितनी विलेय घुल सकता है, जितना विलेय का मोल घुल सकता है, उसे भी क्या कहते हैं? विलेयता। इनमें से कौन सा अध्रुवीय विलेय है? अध्रुवीय विलेय कौन है इसमें? देखिए, अध्रुवीय विलेय की पहचान हम कैसे करते हैं, याद कीजिए। I2 को हम लिख सकते हैं आई और आई में कोई भी डाइपोल बन रहा है, मतलब प्लस माइनस, यानी जीरो पे प्लस या माइनस बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि दोनों का विद्युत ऋणात्मक जो मान है बराबर है। तो यही क्या हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। अध्रुवीय तो यही ऐसे ही ना पहचानते हैं। जल को सार्वभौमिक विलायक क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है? उच्च होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो O, H और H, तो यहाँ पे क्या होता है? डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। देखिए, तो ये डाइलेक्ट्रिक बना लिया ना, प्लस माइनस चुंबक की तरह कार्य कर रहा है। तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी होती है वो ज्यादा होती है। अगला सवाल, विलेयता के गुणनफल के लिए का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विलेयता गुणनफल का उपयोग किया जाता है अल्प विलेय लवणों के लिए, है ना। अल्प विलेय लवण जो होते हैं उसके लिए हम विलेयता गुणनफल का प्रयोग करते हैं। बस आप इतना याद रखिएगा कि विलेयता का जो गुणनफल होता है वो अल्प विलेय लवणों के लिए होता है। ठोस के विलेय के कणों का आकार छोटा करने पे क्या होगा? अगर चीनी को आप पीस देंगे और पीस के उसको घोलेंगे तो उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26, Li2SO4 की जल में विलेयता तापमान बढ़ने पे क्या होती है? तो Li2SO4 हमने आपको बताया था। देखिए, 3 चीजें, एक को बताया था CaO, CaCO3 और CaCO3 और Li2SO4 लिथियम सल्फेट। इसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे ही ताप को बढ़ाते हैं विलेयता घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आपका सही जवाब हो जाएगा। सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव में क्या होता है कि अगर AgCl है, मान के चलिए, तो इसको हमने बना दिया Ag प्लस और Cl माइनस। अब हम क्या करते हैं, इसी में NaCl को भी घोल देते हैं, तो Na प्लस और ये टूटेगा Cl माइनस में। तो अब यहाँ का Ag प्लस और Cl माइनस मिलके वापस AgCl को बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। यानी हमने जब किसी विलयन में एक ही प्रकार के आयन मौजूद हो जाते हैं तो होता क्या है कि वापस जो मूल पदार्थ है वही बनने लगता है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ Ag कुछ Cl माइनस के जो आयन होंगे वो Ag प्लस के साथ मिलकर वापस AgCl को बना देंगे। तो इस तरह से जितना AgCl पहले घुल रहा था अब उतना वो नहीं घुलेगा, वो कम ही घुलेगा, है ना। तो उसी को हम कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में की विलेयता क्या होती है? घट जाती है। यानी पहले जितना विलेयता जो आयंस बन रहे थे उसके कंपैरेटिवली की बात करेंगे तो अब आयंस कम बनेंगे, यानी मूल पदार्थ बनने लगेंगे। विलेय में विलेय की अधिकतम मात्रा की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो विलेयता कहते हैं। विलेयता की सीमा, ऑप्शन नंबर ए। जल योजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एनर्जी का मान जालक यानी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है तो विलेयता क्या होगा? ये इसके तुरंत घुल जाएगा। अविलेय होगा, अति विलेय होगा, या इनमें से कोई नहीं। अति विलेय होगा नहीं, कम है, तुरंत घुल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुरंत घुल जाएगा। और आखिरी सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी विलेयता तापमान पर सबसे कम निर्भर करती है ना। तो देखिए, हमने आपको बताया था यहाँ पे ताप का प्रभाव जो हम पढ़ा रहे थे, तो आपने बताया था आपको एग्जाम्पल में KNO3, NaCl, NaNO3 ये सब जो होते हैं यहाँ पे ताप को अगर बढ़ाते हो तो विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना। तो ये तो निर्भर करता है, ये निर्भर करेगा, ये भी निर्भर करेगा। यानी जैसे आप ताप को बढ़ाओगे तो ये भी ताप पे निर्भर करता है, Ki, और जितना ताप बढ़ाओगे ये क्या होगा? K प्लस और I माइनस ज्यादा बनेंगे। लेकिन NaCl की बात करें हम, NaCl, तो NaCl जो होता है, इसने पूछा कौन कम, ये भी निर्भर करता है NaCl पे भी, है ना। लेकिन पूछा है कि तापमान पर सबसे कम निर्भर कौन करता है, तो इन
चारों ऑप्शन में से अगर बात करेंगे तो सबसे कम निर्भर करता है NaCl, है ना, क्योंकि जितना भी आप तापमान बढ़ाते हैं तो इस पर उतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने आपको बोर्ड के सारे सवालों को, लगभग 30 सवालों को आपको बताया है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।